Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandausi, welcomes you in today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss the concept of disadvantages of partnership firm. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पार्टनरशिप फर्म के बारे में मैंने आपको बताया था जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स वॉलंटरी एसोसिएशन के थ्रू किसी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए एग्री हो जाते हैं तो हम ऐसे एसोसिएशन को पार्टनरशिप फर्म का नाम देते हैं, जिसमें मिनिमम लिमिट क्या है 2 और मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर 50 की हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला इसके अंदर डिसएडवांटेज है दैट लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप फर्म यू कैन पूल ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ सेवरल पार्टनर्स। क्योंकि आपके पास बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, इसका मतलब आप रिसोर्स की पूलिंग करते हो और आपके पास काफ़ी क्वांटिटी में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर आपको एक लार्ज स्केल पर बिजनेस को रन करना है, किसी हैवी इंडस्ट्रियल यूनिट को रन करना है या मॉडर्न बिजनेस को फॉलो करना है, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो पार्टनरशिप फर्म से भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, और ज़्यादा फंड का अरेंजमेंट करना पड़ता है और इसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉलो किया जाता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपैरिजन में जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है अगर वो किसी लार्ज स्केल फर्म को रन करना चाहें उस केस में। क्लियर। सेकेंड वन इज दैट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में टोटल लायबिलिटी किसकी होती है, पार्टनर्स की होती है, और ये लायबिलिटी क्या होती है, दैट इज अनलिमिटेड। यानी कि अगर फर्म ने कोई लोन ले रखा हो और उस लोन को पे करना हो तब उसको कहां से पे किया जाएगा, जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी प्रॉपर्टी में से उसको पे किया जाएगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी में से भी पे करने के बाद भी लोन कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी सेल करके लोन को पे करना ही होगा। दैट इज नोन एज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर। दिस इज अ वेरी सीरियस लिमिटेशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, समटाइम्स when we are talking about the partnership firm and comparing to the sole proprietorship, तो सोल proprietorship के कंपैरिजन में इसमें जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म है वो किस पर डिपेंड कर रही है, पार्टनर्स पर डिपेंड कर रही है। अगर पार्टनर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तब तो पार्टनरशिप फर्म ओके वे में चलती रहती है, अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू रखती है। लेकिन अगर उनके बीच में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर क्वारल हो जाता है या झगड़ा हो जाता है तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर देंगे और इसके ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ाया जा सकेगा। यानी कि जो अफेक्टिंग या इन्फ्लुएंसिंग मेंबर्स हैं, पार्टनर्स हैं कंपनी के फर्म के, अगर वो ऑपरेशंस को कंटिन्यू ना करना चाहें तो इसमें इनस्टेबिलिटी केस ज़्यादा बन जाता है। द नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट। जैसे सोल प्रॉपर्टीशिप में एक सिंगल पर्सन होता है और वो अपने तरीके से बिजनेस को रन करता रहता है, तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी पार्टनर्स हैं वो भी क्या चाहेंगे, वो अपने तरीके से बिजनेस को रन करना चाहेंगे। यानी कि उनके व्यूज़ क्या होंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराएंगे और उसकी वजह से उनके बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता रहता है और उस फ्रिक्शन के क्रिएट होने की वजह से उनके बीच में जो हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कमी रहती है। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि अगर कोई भी गलत डिसीजन लिया गया तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी इसका रिस्क रहेगा। इसी वजह से क्या होता है, इनके बीच में एक हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट की कमी रहती है, ये भी इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट वन इज द लेस इंड्यूसमेंट टू वर्क। वर्क के लिए इंड्यूसमेंट इनके बीच में कम होता है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट द पार्टनर्स मे हैव लेस इंड्यूसमेंट टू वर्क। व्हाई? Because the active partners may feel that other partners will also share the fruits of his hard labor. It means that फर्म के अंदर कुछ एक्टिव पार्टनर्स भी होते हैं और कुछ पैसिव पार्टनर्स भी होते हैं। अब एक्टिव पार्टनर्स को ये लगता है कि उनके द्वारा जो वर्क फॉलो किया गया है जिसकी वजह से फर्म प्रॉफिट में है, उसका प्रॉफिट पैसिव
पार्टनर्स के द्वारा भी लिया जाएगा। तो वो क्या होते हैं, वो डीमोटिवेट होते रहते हैं इसी वजह से, और डीमोटिवेट होने की वजह से उनके लिए वर्क का इंड्यूसमेंट लगातार कम होता चला जाता है और वो प्रॉपरली मोटिवेटेड वे में वर्क को फॉलो नहीं कर पाते हैं। दैट इज द पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ पब्लिक फेथ। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल वे में रहती हैं, वो सीक्रेट वे में रहती हैं, यानी कि पब्लिक को उनके ऑपरेशंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करूं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में पब्लिक उनके बारे में किसी भी इंफॉर्मेशन को फॉलो कर सकती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के बारे में ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से पब्लिक को पार्टनरशिप फर्म पर बहुत ज़्यादा फेथ नहीं होता है। दैट इज द रीजन। द नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। पार्टनरशिप फर्म में जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि सारे पार्टनर्स इसके अंदर वर्किंग में होते हैं एंड जब भी कोई डिसीजन को फॉलो किया जाता है तो उसमें सारे पार्टनर्स अपनी ओपिनियन को रखते हैं और उनकी जो मिक्स्ड ओपिनियन है उसके बेसिस पर किसी डिसीजन को आगे बढ़ाया जाता है। अब हो सकता है राय एक जैसी हो या हो सकता है राय अलग अलग हो। अगर जो इनकी ओपिनियन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी तो डिसीजन को फॉलो करने में क्या होता है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है। लेकिन अगर सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी के केस में डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। तो एक यही कमी है इसके अंदर, पार्टनरशिप फर्म में ये भी कमी है कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी ना होने की वजह से पार्टनरशिप फर्म में डिसीजंस को आगे बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है और इसी वजह से ऑपरेशंस में तरह डिफिकल्ट या डिफरेंट वे में डिफिकल्टीज अराइज होती रहती हैं। तो दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब ये बात आती है कि एक पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप्स के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने पार्टनर्स को 8 वे में कैटेगराइज कर रखा है। पहले पार्टनर की बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज द एक्टिव पार्टनर। कौन होते हैं एक्टिव पार्टनर? दीज आर द पार्टनर्स हु टेक द एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जो एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं और उसके रेफरेंस में कोई भी ऑपरेशन होता है बिजनेस का या पार्टनरशिप फर्म का, उसमें वो अपना एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं, डिसीजन मेकिंग को फॉलो करते हैं और सारे ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे पार्टनर्स को हम एक्टिव पार्टनर्स का नाम देते हैं। ओके। द सेकेंड वन इज द स्लीपिंग पार्टनर्स, या इनको हम डोरमेंट पार्टनर्स के नाम से भी जानते हैं। These are the partners who simply contribute to the capital of the firm but do not take any part in its management। यानी कि मैनेजमेंट में ये एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं लेकिन अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम ऐसे पार्टनर्स को स्लीपिंग पार्टनर्स का नाम देते हैं या फिर इन्हें हम डोरमेंट पार्टनर्स का भी नाम देते हैं। इन्हें 2 वे में कैटेगराइज किया जाता है। पहले होते हैं साइलेंट पार्टनर्स और दूसरे होते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। साइलेंट पार्टनर्स क्या होते हैं? साइलेंट पार्टनर्स की मैनेजमेंट में कोई भी वॉइस नहीं होती है। इसका मतलब वो मैनेजमेंट में अपना कोई भी डिसीजन मेकिंग रोल नहीं रखते हैं, केवल कैपिटल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्हें तो हम साइलेंट पार्टनर्स का नाम देते हैं। और दूसरे होते हैं सीक्रेट पार्टनर्स। ये क्या होते हैं? ये वो पार्टनर्स होते हैं फर्म के अंदर जो फर्म का पार्टनर बनना एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन वो ये बात पब्लिक के बीच में जाहिर नहीं होने देना चाहते कि वो इस फर्म के पार्टनर हैं। वो सीक्रेटली पार्टनर बना रहना चाहते हैं, फर्म के कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्म के डेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो कंप्लीटली फॉलो करते हैं पार्टनर के फर्म में, लेकिन पब्लिक के बीच में ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि वो उस पर्टिकुलर फर्म के पार्टनर भी हैं। तो ऐसे पार्टनर्स को हम सीक्रेट पार्टनर्स का नाम देते हैं। क्लियर? द थर्ड कैटेगरी इज नॉमिनल पार्टनर्स, या इनको हम ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स या क्वेसी पार्टनर्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर द पर्सन्स हु सिंपली लैंड देयर नेम्स टू द फर्म। अपना केवल नाम देते हैं। ये वास्तव में फर्म के कैपिटल में भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ना ही उनके प्रॉफिट और लॉसेस में कोई शेयर फॉलो करते हैं, ना ही मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये अपना नाम
फर्म को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये एक बेटर या बेस्ट गुडविल के साथ में होते हैं और इनके जुड़ने के साथ फर्म की गुडविल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फर्म क्या करती है, ऐसे पर्संस को नॉमिनल पार्टनर्स के फॉर्म में अपने फर्म में पार्टनर के तौर पर ज्वाइन करा लेती हैं, केवल उनका नाम लेके चलती हैं। ओके, तो हम ऐसे पार्टनर्स को नॉमिनल पार्टनर्स या क्वेसी पार्टनर्स या ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स का नाम देते हैं। ओके, दिस इज द थर्ड कैटेगरी। द फोर्थ कैटेगरी इज पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट। अब ये क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी अपना नाम देते हैं फर्म को, लेकिन नॉमिनल में और इनमें क्या डिफरेंस हुआ। मान लीजिए कि पर्टिकुलर कंपनी को क्या करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में वो एक थर्ड पर्सन की हेल्प लेती है। और वो थर्ड पर्सन क्या है, वो थर्ड पर्सन पार्टनरशिप फर्म के गुड फेथ में है और जिस पर्टिकुलर फर्म से कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके भी गुड फेथ में है। तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर पर्सन बताएगा कि ये फर्म जो है वो एक बेटर वे में वर्क कर रही है और इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एक्टिविटीज होंगी उनको बेटर वे में परफॉर्म करेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के फेवर में आपको या उस कॉन्ट्रैक्ट को पर्टिकुलरली आपको अवेलेबल कराने के लिए एफर्ट करता है और आपके रेफरेंस में स्पोकन वे में या रिटन वे में वर्ड्स को फॉलो करता है। तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को हम पार्टनर बाय एस्टोपेल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वो ना तो फर्म के कैपिटल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही उसके प्रॉफिट या लॉस में शेयर कर रहा है, ना ही उसके मैनेजमेंट में अपनी वॉइस को फॉलो करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में एक पॉजिटिव ओपिनियन देता है जिससे कि फर्म को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो हम ऐसे पर्सन को पार्टनर बाय एस्टोपेल का नाम देते हैं। द पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। क्या मतलब होगा, यहां पार्टनर फर्म के कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन इस कंडीशन में या इस कंडीशन पर कि अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो उसको तो शेयर करेगा, लेकिन अगर किसी भी टाइप का लॉस होगा तो वो उस लॉस को शेयर नहीं करेगा। देन सच अ पर्सन इज नोन एज द पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। क्लियर। द नेक्स्ट कैटेगरी इज रिटायर्ड और आउटगोइंग पार्टनर। ये क्या होते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टनर को रिटायर्ड या आउटगोइंग पार्टनर का नाम देते हैं जब वो फर्म को लीव कर देता है, लेकिन जो बाकी के मेंबर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म के ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जब उसने फर्म को लीव कर दिया तो उसके बावजूद भी जो फर्म है उसके एक्ट के लिए वो लायबल रहता है। ही इज स्टिल लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। क्यों? क्योंकि उसने रिटायरमेंट का एक प्रॉपर नोटिस नहीं दिया होता है अपने क्रिएटर्स को। तो इसी वजह से दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नोन एज द रिटायर्ड और आउटगोइंग पार्टनर। लेकिन अगर वो अपने क्रिएटर्स को फर्म से रिटायर होने का एक नोटिस दे देता है तो उस केस में वो फर्म का पार्टनर किसी भी तरीके से नहीं रह जाता है और वो किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, दीज आर द persons who joins an existing firm with the consent of all the existing partners। यानी जितने भी existing partners हैं उनकी consent से अगर एक particular person firm को join करता है और firm की capital में contribute करता है, तब हम क्या कहेंगे, उस particular person को incoming partner का नाम देते हैं। ओके। एंड द लास्ट वन इज द माइनर एज पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग जब किसी पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किया जाता है तो उस टाइम पर किसी भी पर्टिकुलर माइनर पर्सन को फर्म का पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है और कोई अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू वे में फॉलो कर रही है और वो किसी माइनर पर्सन को पार्टनर बनाना चाहे तो सारे पार्टनर्स की एक्सेप्टेंस के बेसिस पर ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। लेकिन जब फॉर्मेशन किया जाता है पार्टनरशिप फर्म का तो उस समय कोई भी माइनर कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, थैंक यू।